हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारे गुलाम होगा। तो आइए बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित की कामयाबी बैच में। तो आज आपको बच्चों पढ़ना है यहां से प्रयाक्ता। प्रयाक्ता में जो कुछ अब शेष बचा है इसका आज सुहा कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम एंड कर लेते हैं। तो यहां से बच्चों जो प्रयाक्ता है उसमें आपको आज स्टार्टिंग करनी है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम पढ़नी है। हालांकि बेज थ्योरम से पढ़ने से पहले कुछ और भी बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और भी बेसिक। देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। तो पहले आपको पढ़ना है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, समष्टि का विभाजन। देखो बहुत ध्यान से समझना है, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन का क्या मतलब है। देखो यहां से आपको समझना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रतिदर्श समष्टि S है और उस प्रतिदर्श समष्टि S को विभाजित करने वाली घटना है E1, E2, E3 डॉट डॉट En तक। हम मान लेते हैं कि ये कोई घटनाएं, देखो ध्यान दें, E1 घटना है, E2 घटना है, E3 घटना है, और डॉट डॉट करते हुए आगे जाएं En तक ऐसी घटनाएं हैं जो किसी प्रतिदर्श S को विभाजन करती हैं। देखो ध्यान दें, S ये आपका E1, E2, E3, En ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो किसी प्रतिदर्श समष्टि S, प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं, विभाजन करती हैं। ये देखिए हमने E1, E2, E3 ऐसी घटनाएं मानी हैं जो किसी भी प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं। देखो अगर ये विभाजन करती हैं तो इसके लिए 3 प्रतिबंध जरूरी हैं। ये अगर E1, E2, E3, En तक जो भी घटनाएं हैं वो किसी प्रतिदर्श S का अगर विभाजन करती हैं तो यहां पर 3 बातों को आपको याद करना है। क्या? देखो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि E1 और E2 कोई दो घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि S को विभाजित करने वाली कोई दो घटनाएं हमने ले ली, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें E1 और E2 का, या E2 E3 का, या E3 E4 का, कोई दो घटनाएं लें और इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि इनका सबका अगर E1 का यूनियन E2 के साथ करें, यूनियन E3 के साथ करें, और सारी घटनाएं हैं इनका अगर हम यूनियन कर दें तो ये प्रतिदर्श समष्टि S होना चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि S बन जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये सभी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब इन सभी की प्रयाक्ताएं, E1 की प्रयाक्ता, E2 की प्रयाक्ता, इन सभी की प्रयाक्ताएं क्या होनी चाहिए? शून्य से बड़ी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तभी हम आपको ये कहेंगे कि ये E1, E2, E3, En सारी घटनाएं प्रतिदर्श S का विभाजन करती हैं। समष्टि S का विभाजन तभी कहा जाएगा जब ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से आपको बता दें, देखो ध्यान से समझना, आपको एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक घटना कोई A है, घटना एक घटना है, और उसका अगर पूरक कोई घटना लें तो वो A डैश हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर इवेंट A डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो कोई एक घटना A है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट E डैश लिख दें यहां पर, तो ये दोनों घटनाएं इस प्रकार से हैं कि समष्टि S का विभाजन करती हैं। क्या है? यदि यहां पर पूरी बात लिख लेते हैं, यदि A व A डैश, यदि A व A डैश किसी प्रतिदर्श समष्टि
एस का विभाजन है। ए और ए डैश घटनाएं प्रदर्श समष्टि एस का विभाजन है। तो अब आप ये बता दो कि अगर ये विभाजन है तो बता दो आप यहां से कि ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन होगा क्या फाई होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, एकदम बात पक्की है कि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई होता है, बिल्कुल यूनिवर्सल बात है। जैसे हम आपसे ये कहें, देखो ध्यान दें, समुच्चय पर आते हैं। देखो एक समुच्चय कोई हम यहां पर ऐसे ले कि कोई ए समुच्चय है, इसमें 1, 2, 3 है ना, या यहां से समुच्चय की बात ना करें, समुच्चय की बात ना करें तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब कोई एक घटना, और ए का डैश का मतलब है उसकी पूरक घटना। तो अगर हम कभी ए डैश निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है ए डैश बराबर 1 - ए, मतलब जो ए में नहीं है वो ए डैश है। तो इसका मतलब ये है कि ए डैश का मतलब ए में जो अवयव ना हो तो इनका इंटरसेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन कितना होगा? फाई होगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा भी आपको लिखने में कोई कतई हर्ज नहीं है कि अगर इन दोनों का यूनियन निकालें तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, बिल्कुल एकदम पक्की बात है ना, प्रदर्श समष्टि एस बन जाएगा। इन दोनों का अगर हम यूनियन, चूंकि इसी की ये दोनों घटना है तो दोनों को एक साथ बना दें तो क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस एस बन जाएगा। अच्छा तीसरी बात, तो ये तो बिल्कुल एकदम पक्की बात है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी तथा ए डैश की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का निश्चित रूप से ये कहना बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा कि ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी इनकी नॉन जीरो है। तो यहां से हम इस प्रकार बिल्कुल अब पक्की बात कह सकते हैं कि ए और ए डैश प्रदर्श समष्टि एस का विभाजन करती हैं। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है। देखो एक दूसरा, और यहां पर एक दूसरी बात और बताएं, दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बताएं, इससे अगर बाई द वे कुछ कसर रह गई है तो दूसरे एग्जाम्पल से पूरी कसर होने वाली है। देखो ध्यान दें, मान लेते हैं कि किसी पांसे को फेंका जाता है, ठीक है, पांसे को फेंकने के जो प्रतिदर्श समष्टि हैं, पांसे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनता है वो इस प्रकार से देखो लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतनी बात ठीक है। पांसे के फेंक में क्या है? ये पांसे के फेंक में प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर क्या हो सकता है? 1, 2, एक आ सकता है पांसे पर, 2 आ सकता है, अथवा 3 आ सकता है, अथवा 4, अथवा 5, अथवा 6, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत अच्छी बात है। इसकी दो घटनाएं हम मान लेते हैं, एक घटना E1 है, एक घटना E2 है। E1 घटना है, E1 घटना क्या है? E1 घटना है कि विषम अंक प्राप्त हों, ऐसी घटना है ये E1। तब E1 बराबर आपको क्या यहां लिखना होगा? E1 बराबर देखो विषम वाला 1, 3, 5 लिखना है। ये आपको देखो विषम अंक प्राप्त हो, ऐसी घटना यहां पर हमने लिख ली। अब दूसरी घटना एक और मान लेते हैं E2 है, और वो E2 घटना है जिसमें ये दिखाया गया है कि सम अंक प्राप्त हो, है ना, सम अंक प्राप्त करने की घटना है वो E2 है। सम अंक आए, है ना, सम अंक आए, ये घटना क्या है? ये घटना E2 है। तो अब यहां पर अगर सम अंक आता है तो निश्चित रूप से 2, 4, 6 आना चाहिए, तो ये सम अंक आने की घटना हो गई। अब ये बता दो कि ये तीनों बातें क्या इसमें लागू होती हैं? देखो ध्यान दें, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या बताई हमने बताई कि आपको अगर ये E1 और E2 दोनों घटनाएं समष्टि एस का विभाजन है तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए कि E1 इंटरसेक्शन E2 का मान फाई होना चाहिए। बताओ इसमें है फाई कि नहीं? बिल्कुल है भाई। E1 1, 3, 5 है, E2 4, 6 2, 4, 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन फाई होगा, पक्की बात है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन अगर हम यहां पर यूनियन कर दें, E1 यूनियन E2 कर दें, तो दोनों का अगर यूनियन करें तो निश्चित रूप से सैंपल स्पेस देखो बन जाएगा। चेक करो, यहां से ये E1 घटना है, ये E2 घटना है, दोनों का जब यूनियन करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है
क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि इसमें क्या करना है, प्रयाक्ता निकालनी होती है। तो आप बता दो P1 की प्रयाक्ता कितनी होगी, तो आपको कहना है देखो 3/6 लिखना है, फेवरेबल है ना, अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1 2 3, कुल है 6, तो 3/6 मतलब 1/2, जो कि वास्तव में 0 से बड़ा है। इसी प्रकार देखो यहां से P2 निकालें अगर, तो ये भी बिल्कुल वही कंडीशन है, देखो 3/6 मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब ये भी 0 से बड़ा है, मतलब इनकी प्रायिकताएं भी 0 से बड़ी हैं। तीनों कंडीशन लागू हो गई कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई निकलेगा, अगर हम यूनियन निकालेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, और ये इनकी प्रायिकताएं जो है वो नॉन जीरो हैं। इसका मतलब E1 और E2 दोनों घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं, ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है। ठीक है, तो आपने समझा कि प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन का क्या मतलब है, इतनी बात ठीक है बिल्कुल, इसमें तो किसी को कोई दो राय वाली बात नहीं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय, देखो नोट कर लें भाई, नोट करते जाएं। संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय क्या है, चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लें, संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय देखते हैं। ठीक है, चलो संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं ये, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, और इसके आगे जो है आपका बेज थ्योरम, ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा एक दूसरे से रिलेटेड भी है। एक प्रश्न 100 में 100% आएगा, 100 में 100%, ठीक है, एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो भले ही 5 नंबर का है, कभी कभी तो 8 नंबर का आता है ना, कभी कभी 8 नंबर का भी आता है यहां से। ठीक है, तो यहां से जो आपकी मार्किंग होती है वो आपको शायद पता ना हो तो जरूर पता करें भाई, क्या है 10 नंबर की, 10 नंबर यहां से आपको लेने होते हैं, जिसमें से बेज थ्योरम अकेले आपको 5 नंबर तो कम से कम देके जाएगा, है ना, कभी कभी 8 नंबर का अकेले यहीं से पूछा जाता है। हालांकि यहां से कुछ आगे की चीजें अब आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, तो वहां से भी पूछी जा रही थी, लेकिन इस वर्ष तो नहीं पूछी जाएंगी। इस वर्ष आपको बेज थ्योरम से 101% ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहां से जरूर आएगा। तो देखो संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, ठीक है, क्या है देखो समझो, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। अब देखो समझो, अगर वो पुरानी बातें जो अभी हमने आपको बताई कि E1 E2 E3 ... En, कोई ये घटनाएं हैं इस प्रकार की हैं कि प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं, प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं, विभाजन करती हैं, प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं। कोई ये हमने घटना E1 E2 E3 ... En तक सारी जितनी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं कि ये प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन करती हैं, अभी जो हमने आपको बताया। अच्छा, तब प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित कोई अन्य घटना, कोई अन्य घटना A मान लेते हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित कोई एक और अन्य घटना हमने A मान ली, तो याद करना है देखो अन्य कोई एक घटना A है, और इस अन्य एक घटना की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर होता है PE1, अभी आपको देखो इसका पूरा प्रूफ कराएंगे, PE1 इंटू में PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू में PA बाई E2 प्लस ... ऐसे करते हुए आगे आगे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, PEN इंटू में PA बाई EN। ये देखिए, ये आपका प्रमेय है, इसको कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। इसको पहले देखो प्रूव कर लेते हैं,
इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। यहां से एक बात समझ सकते हो आप, अभी हमने जैसा कि बताया कि E1 E2 E3 En तक जो घटनाएं हैं वो प्रदत्त समष्ट S का विभाजन करती हैं। तो निश्चित रूप से आप ऐसा तो कह सकते हैं बड़े आराम से कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 और ये बराबर क्या होगा, फाई होगा। इसी प्रकार दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इनका जो यूनियन होगा वो S के बराबर होगा। S बराबर क्या, मतलब S मतलब सैंपल स्पेस, प्रदर्श समष्ट S बराबर होता है क्या, इनका सबका यूनियन। तो आप लिख सकते हो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और डॉट डॉट करते हुए यूनियन En लिख सकते हैं। इतनी बात बिल्कुल ठीक, यहां तक तो ठीक है। अच्छा अब देखो एक बात और समझो, कि अगर हम इस ए घटना की बात करें, घटना ए के लिए, क्योंकि हमें घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान दें, घटना ए के लिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन एस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान दें, क्यों लिख सकते हैं? देखो एस इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कोई सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस की एक घटना कोई ए है ना, सैंपल स्पेस की ही तो घटना है। देखो इसमें लिखा है प्रदर्श समष्ट एस से संबंधित कोई घटना ए है। तो अगर हम ये कहें कि एस में हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 2 3 है, और यहां से अगर इसी से कोई ए घटना हमने यहां निकाली जिसमें 2 लिख लिया, तो आप क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो कितना निकलेगा? देखो ध्यान दें, एस इंटरसेक्शन ए बराबर कितना निकलेगा? इनका दोनों का इंटरसेक्शन देखो 2 हो जाएगा। देखो 2 यहां है ना, और 2 का मतलब क्या है, ए है, 2 का मतलब है ए, 2 का मतलब क्या है, ए है। तो हम यहां पर बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा। तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन एफ, ये हमने देखो लिखा है ना। इसी तरीके से इसको ये समझने के लिए है, यहां पर आपको अगर याद करना है तो इतना याद कर सकते हो कि घटना ए के लिए ए बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, पक्की बात है। थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन एस लिखना है, ए इंटरसेक्शन एस लिखना है। और एस बराबर देखो ये है, एस बराबर क्या है, ये है आपका E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए यूनियन En लिख सकते हो। बोलो इतनी बात ठीक है? चलो इसके बाद देखो ध्यान दें, इसको हम यहां प्रसारित रूप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E1, देखो ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन E1, फिर इसके बाद देखो यूनियन का निशान लगाओ, क्या करो, यूनियन का निशान लगाओ, और फिर ए इंटरसेक्शन E2 लिख दो, फिर इसके बाद देखो फिर यूनियन का निशान लगाओ, फिर लिख दें यहां पर ए इंटरसेक्शन E3 लिख लें। ठीक है, फिर यहां से यूनियन का निशान लगाओ और डॉट डॉट करते हुए यूनियन, और यहां से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन En लिख सकते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है कि नहीं? चलो और थोड़े आगे, अब चूंकि हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरा लिखना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखना है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो यूनियन ए इंटरसेक्शन En लिखना है, इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी इस प्रकार आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ध्यान दें, यहां पर जो यूनियन है ना वो प्लस में बदल जाता है, तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 लिखना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 लिखना है, और प्लस डॉट डॉट करते हुए आगे पहुंचोगे तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En लिखना है। अब यहां तक हम लोग आ गए, बताओ किसी को कोई डाउट? पी ए बराबर
P बराबर, इतनी बात ठीक है। अब बच्चों और थोड़ी आगे वाली बात देखो, यहां पर अब बिल्कुल एकदम हम लोग रिजल्ट की ओर आने वाले हैं, एकदम एकदम नजदीक आ गए। देखो ध्यान दें, ये है आपका PA और फिर इसके बाद यहां से देखिए प्रयक्ता का गुणन नियम यहां पर अब हम अप्लाई करेंगे। देखो यहां से समझ सकते हो प्रयक्ता के गुणन नियम के अनुसार हम यहां अगर ऐसा लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू आप बताओ, A/E1 की वैल्यू आपसे हम पूछें अगर, तो कितनी बता सकते हो? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए सह प्रतिबंध प्रयक्ता के अनुसार, तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 और डिवाइडेड बाय PE1। बताओ ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इधर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 बराबर कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा PE1 इंटू में PA/E1 मिल जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब देखो हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 बराबर इतना लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहां लिख देते हैं। चलो यहां से देखो PA बराबर, इसके जगह पर हमें क्या लिखना है? ये देखो लिखना है ना, ये लिखना है PE1, क्या लिखना है? PE1 इंटू में PA/E1 लिखना है, ठीक है, इसकी जगह फिर प्लस यहां लगा दो। और इसके बाद देखो ये वैल्यू रखनी है PA इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू रखनी है, बिल्कुल एकदम सिमिलर। यहां से देखो PA इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? यहां से मिल जाएगी PE2 इंटू में PA/E2 मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आपको इसके जगह पर लिखना है, प्लस का निशान लगाएं और इसके जगह पर लिखना है PE2 इंटू में PA/E2 लिखना है, ठीक है, PA/E2 लिखना है। प्लस डॉट डॉट करते हुए सारे ये वाले है ना, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, और अंत में हमें यहां पर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EN और इंटू में PA/EN मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये है आपका, देखो यही तो प्रमेय है, संपूर्ण प्रयक्ता का प्रमेय। देखो यही तो हमने सिद्ध किया है ना। तो आपको याद रखना है कि किसी भी घटना के अगर कोई समष्ट S की घटनाएं E1, E2, E3 इस प्रकार से घटना है कि प्रदर्श समष्ट S का विभाजन करती हैं, और उसी से एसोसिएटेड कोई घटना A है, प्रदर्श समष्ट S से एसोसिएटेड कोई घटना A है, तो इस A की प्रयक्ता कैसे ज्ञात करी जाती है? वो आपकी PA बराबर इस प्रकार से कि E1 की घटना की प्रयक्ता इंटू में A घटना की प्रयक्ता जबकि घटना E1 घटित हो चुकी हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब घटना E2 के घटने की प्रयक्ता, जबकि यहां से देखो इंटू में क्या लिखना है? घटना A की घटने की प्रयक्ता जबकि घटना E2 घट चुकी हो। इसी प्रकार जोड़ते हुए सारे पदों को लिखेंगे, जितनी घटनाएं हैं उनको सबको जोड़ के नीचे भाग में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपकी प्रयक्ता, संपूर्ण प्रयक्ता का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी एक आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन में ही सारा एकदम खेल क्लियर हो जाएगा। देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेज थ्योरम के ऊपर। देखो जिसका आपको बहुत इंतजार था कि बेज थ्योरम होता क्या है। बच्चों यहां तक तो आपने अगर देख लिया, बेज थ्योरम थोड़ा सा और आगे हमें जाना पड़ेगा। देखो बेज थ्योरम के लिए इसको हम यहां रब कर लेते हैं। बेज थ्योरम के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, तो चलो इसको बैठ के अब यहां से बेज थ्योरम के ऊपर आते हैं। बेज थ्योरम क्या है? बेज प्रमेय, ठीक है। बेज प्रमेय देखो यहां से किसी प्रदत्त समष्ट S की ये विभाजन घटनाएं हैं E1, E2, E3 डॉट डॉट EN तक। तो अब हमें अगर यहां से इस E1 अथवा E2 अथवा E3 अथवा डॉट डॉट EN की प्रयक्ता ज्ञात करनी हो, जबकि ये प्रदर्श समष्ट S से संबंधित कोई अन्य घटना A है, तब हमें क्या करना है? E1 घटना की प्रयक्ता ज्ञात करनी है जबकि घटना A घटित हो चुकी हो। ये देखो, ये है बेज थ्योरम।
E1 की प्रयोक्ता ज्ञात करनी हो अथवा E2 की करनी हो अथवा E3 की करनी हो, जबकि घटना A घटित हो चुकी है, तब उसको इस प्रकार से देखो याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 और अपॉन में क्या लिखना है, ये अपॉन में जो लिखना है वो PA लिखना है। तो इस प्रकार देखिए ये आपका बेज थ्योरम का फॉर्मूला है, ये है आपका बेज थ्योरम का फॉर्मूला। देखो इसको प्रूव भी कर सकते हो इस प्रकार से, देखो इसका प्रूव कर सकते हो। इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यहां से अब रब कर लेते हैं, ठीक है, इसको देखो रब कर लेते हैं। यहां देखो इसका अब हम प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान दें। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, इसकी वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी हो तो देखो क्या करते हैं, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 घटने की प्रयोक्ता ज्ञात करनी है जबकि घटना A घटित हो चुकी हो, तो उसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A और यहां से डिवाइडेड बाय PA, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। यहां से देखो गुणन सिद्धांत से हम यहां लिख सकते हैं। यहां देखो हम अगर ये कहें आपसे, अगर हम आपसे ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो आपको देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 बराबर यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। देखो A इंटरसेक्शन E1 कहें या E1 इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन A कहें, एक ही बात है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां से देखो भाग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A बराबर में PE1 इनटू में PA बाई E1 आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं PE1 इनटू में PA बाई E1 लिख सकते हैं और यहां से डिवाइड करना है PA से, ठीक है। यही देखो हमारा E1 अपॉन A, ठीक है, यही थ्योरम हमारा बेज थ्योरम कहलाता है, ठीक है, यही थ्योरम देखो बेज थ्योरम है। तो किसी घटना E1 की प्रयोक्ता यहां ज्ञात करने के लिए इसको अप्लाई किया है। बाय द वे घटना E2 की प्रयोक्ता ज्ञात करने के लिए अगर इसको अप्लाई करना होता तो यहां लिखते PE2 डिवाइडेड बाय A, PE2 डिवाइडेड बाय A। तो यहां से हम PE2 बाई A बराबर क्या लिखोगे, यहां पे लिखना है PE2 घटना E2 के घटने की प्रयोक्ता इनटू में घटना A के घटने की प्रयोक्ता जबकि घटना E2 घट चुकी हो, और अपॉन में ये PA लिखना है। PA का मतलब आपको हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, उसको आपको उसी प्रकार से लिखना है, हर एक में वही लिखना है, उसको बदलना नहीं है। चाहे घटना E1 की प्रयोक्ता ज्ञात करनी हो या घटना E2 की प्रयोक्ता ज्ञात करनी है, उसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो बच्चों इन पर हम देखो अभी आपको बढ़िया से देखो, आपने अगर 2-3 ही प्रश्न पढ़ लिए अच्छे से तो बेज थ्योरम का कोई भी प्रश्न कतई छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। इतना नोट कर लें और फिर इसके बाद देखो बेज थ्योरम पर आते हैं, जो आपके एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझें। इसको रब कर दें, अब देखो इसको रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न से हमें समझना है कि संपूर्ण प्रयोक्ता का प्रमेय क्या होता है और साथ ही साथ बेज थ्योरम क्या होता है, इसी से सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलो यहां पर देखो है 2 थैले 1 और 2 दिए गए हैं, हमें 2 थैले दिए गए हैं और थैले नंबर 1 में 3 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले नंबर 2 में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि वह थैला सेकंड से निकाली गई है। देखो यहां से बड़े आराम से समझना है पूरी बात। देखो वास्तव में इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि ये बेज का प्रमेय का थ्योरम का है या किसी और थ्योरम से लगेगा, किस रूल से लगेगा, रूल कहीं नहीं लिखा मिलेगा। केवल आपको समझना है, बढ़िया से पहले इसको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से थ्योरम से लगेगा, कौन से तरीके से लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
यहां पर देखो ऐसा दिया गया है कि एक थैला और ये एक आपका दूसरा थैला, 2 थैले हैं, उनमें पहले वाले थैले में 3 लाल कलर की 4 काली कलर की गेंदें हैं, जबकि दूसरे वाले थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें दी गई हैं। देखो यहां से आपको एक हम बॉक्स ये चित्र बना के बताएंगे। देखो एक सारे लगभग चित्र बना के ही हम आपको सवाल बताएंगे ताकि आपको एक प्रोसेस लगे और बिल्कुल आप साधारण तरीके से क्वेश्चनों को हल कर सको। देखो यहां पर मान लेते हैं कि ये आपका बैग नंबर 1 है, मान लेते हैं ये आपका पहला थैला है, ठीक है, ये पहला थैला हमने लिख दिया और यहां पर हम एक दूसरा थैला, इसको ये दूसरा थैला हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका पहला बैग है, फर्स्ट बैग यहां लिख दें, है ना, इसको फर्स्ट बैग लिख सकते हैं, और ये आपका सेकेंड बैग है, ठीक है, ये आपका सेकेंड बैग है। तो यहां से फर्स्ट बैग में लाल कलर की जो बॉल हैं और ये आपकी काली कलर की जो बॉल हैं उनकी संख्या दी गई है। लाल कलर की जो बॉल हैं वो 3 हैं और काली कलर की बॉल हैं वो 4 हैं, ठीक है। और इस वाले थैले में, दूसरे वाले थैले में क्या है, लाल कलर की बॉल हैं वो आपकी 5 दी गई हैं और काली कलर की जो बॉल हैं वो आपको दी गई हैं 6, ठीक है। पहले वाले थैले में 4 और 3 7 बॉल हैं, 5 6 11 बॉलें दूसरे वाले थैले में हैं। अब हुआ क्या, इन में से देखो लिखा है किसी एक थैले में से, मतलब इन दोनों थैलों में से कोई एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रैक्टा है कि वो थैला नंबर 2 से निकाली गई है। देखो एक बात समझो, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से खत्म कर दें, थोड़ी देर के लिए इस बात को खत्म कर दें कि ये थैला नंबर 2 से निकाली गई है। थोड़ी देर के लिए इसको ना पढ़ें तो केवल कितना पढ़ना है आपको, एक गेंद यादृच्छा पूर्वक एट रैंडम, है ना, एट रैंडम अगर एक गेंद इन दोनों बैगों में से किसी एक बैग में से निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, तो इसकी क्या प्रैक्टा है, लाल रंग के होने की क्या प्रैक्टा है, पहले यहां तक आपको समझना है। देखो एक काम करो कि एक यहां से इस तरीके से ऐसे देखो कोई फिगर बना लो, हर एक चित्र क्वेश्चन का हम ये फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ ये कि इसमें से मान लेते हैं कि इस वाले थैले में से एक लाल गेंद निकाली गई, ठीक है, और वो लाल गेंद यहां पर मिल गई। ये मान लेते हैं कि लाल गेंद मिलने की कोई घटना ए है, ए घटना क्या है, लाल गेंद मिलने की घटना है, ठीक है, लाल गेंद मिले इसकी ये घटना है लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद लिख दें। अब देखो ध्यान दें, इससे भी लाल गेंद मिल सकती है और इससे भी लाल गेंद मिल सकती है, तो लाल गेंद मिलने की जो घटना है वो हमने ए से दर्शा दी है, ठीक है। अब देखो समझो, पहले हमने मान लिया कि इस थैले को हमने चुना है और पहले थैले के चुनने की प्रैक्टा हमने इसकी घटना को E1 से लिख लिया। पहले थैले को चुनने की घटना है E1 और यदि दूसरा थैला चुना जाए तो इसकी घटना को E2 मान लेते हैं। दूसरे थैले को चुनने की घटना E2 लिख ली, पहले थैले की चुनने की घटना E1 लिख ली। तो अब बता दो कि अगर पहला थैला चुना जाए तो उसकी प्रैक्टा कितनी होगी, पहले थैले को चुनने की प्रैक्टा कितनी होगी। भाई 2 थैले हैं, 2 थैलों में से किसी एक थैले को पहले चुनना है जिसमें से हमें बॉल निकालनी है। तो हमने मान लिया कि हमने पहला थैला चुना, उसमें से हमने बॉल निकाली, लाल निकली और लाल गेंद निकलने की जो घटना है वो ए से डिनोट कर ली हमने, ठीक है। तो जो पहला थैला हमने चुना उसकी प्रैक्टा कितनी हो गई, भाई बहुत आसान से आप कह सकते हो कि 2 थैले हैं, 2 थैलों में से एक थैले को हमने पहले वाले को चुना, उसकी प्रैक्टा कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि दूसरा थैला चुना जाए तो उसकी प्रैक्टा कितनी हो जाएगी, E2 बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी भी देखो 1/2 हो जाएगी, है ना। दूसरे थैले की चुनने की प्रैक्टा 1/2 हो गई। अब मान लेते हैं इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले थैले से हमने एक रैंडम हाथ डाल के एक बॉल निकाल ली। भाई देखो एक बात समझो, यादृच्छा का मतलब समझते हो, अचानक उसमें से एक बॉल निकाली, एकदम जैसे मान के चलते हैं कि उसमें ये आपकी टोटल 3 और 4 7 बॉलें हैं और 7 बॉलों को यूं ऐसे हिला दो तो एक दूसरे में गजल बजल हो जाएंगे, है ना। फिर उसमें से एक बॉल निकालें तो उसको कहते हैं एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब यादृच्छा भी कह सकते हैं ना। यादृच्छा का मतलब एक बिना सूझबूझ के यूं ऐसे आंख बंद करके निकाली और वो देखी तो वो लाल गेंद निकल के आई। देखो ठीक है, लाल गेंद निकल के आई लेकिन थैला नंबर 1 से निकल के आई। लाल गेंद निकल के आई तो शर्त क्या है, थैला नंबर 1 से निकल के आई, तो यहां पर कंडीशन
लग गई, इसलिए इसको सह प्रतिबंध प्रयाक्ता कह सकते हैं। लाल गेंद आने की प्रयाक्ता जबकि वो ईवन वाले बैग से आई है, मतलब पहले वाले बैग से आई है जिसको हमने चुना है, जिसके चुनने की घटना क्या है, ईवन है, तो उसकी प्रयाक्ता हमें यहां ज्ञात करनी है। भैया इस वाले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी, लाल गेंदें हैं 3 और कुल गेंदें हैं 7, ठीक है, 4 3 7, तो लाल गेंद निकालने से पहले वाले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयाक्ता हो जाएगी 3/7। अब भाई दूसरे वाले थैले से देखो, दूसरे वाले थैले से लाल गेंद अगर निकलती है तो उसकी क्या प्रयाक्ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि E2 वाले ये घटना घट चुकी है, मतलब दूसरा वाला थैला हमने चुन लिया है। तो दूसरा वाला थैला जब चुन लिया है तो उसमें से लाल गेंद निकलने की प्रयाक्ता को कैसे लिखोगे, PA/E2 लिखोगे। और ये देखो ध्यान दें, इसमें से लाल गेंदें हैं 5, तो अनुकूल घटनाएं 5 हो गई, कुल घटनाएं 6 5 11, ठीक है। इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रयाक्ता 5/11 हो गई, इतनी बात ठीक है। अब अगर ये लाल गेंद आती है, देखो ध्यान दें, किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रयाक्ता है, तो ये लाल गेंद आने की क्या प्रयाक्ता है। अगर लाल गेंद आने की प्रयाक्ता आपसे पूछी जाती है तो याद करो, अभी हमने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो बताई थी, संपूर्ण प्रयाक्ता का जो प्रमेय बताया था, उसमें यही तो बताया था कि अगर ये एक ही हमें प्रयाक्ता ज्ञात करनी है, घटना ए के घटने की प्रयाक्ता अर्थात लाल गेंद आए इसकी प्रयाक्ता ज्ञात करनी है, तो बराबर क्या होता है, तो ये बराबर होता है PE1 इंटू में PA इंटू E1, PA/E1, ठीक है, और प्लस यहां से P, देखो ऐसे याद कर सकते हो, ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये, ठीक है, यही तो संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय है, ये गुणे ये, मतलब PE1 इंटू PA/E1 प्लस यहां लिख दें PE2 इंटू में PA/E2, ये ठीक है, ये आपका संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय है। बस समझो आपकी ये घटना ए घटने की प्रयाक्ता अर्थात लाल गेंद आने की प्रयाक्ता यहां ज्ञात हो गई। PE1 बराबर आपको 1/2 लिखना है, इंटू में यहां 3/7 लिखना है, और प्लस यहां से PE2 इसको लिखोगे 1/2, और यहां से PA/E2 इसको लिखोगे 5/11, ठीक है। अब यहां से इसको हल करके देख सकते हो, देखो 11 दूनी 22 और ये 14, तो इसका एलसीएम देखो ले कितना, 14 गुणा, पूरा लिख लेते हैं, 14 गुणे 11 दूनी 22, ठीक है। तो या हम 14 गुणे 11 भी लिख सकते हैं, एलसीएम है ना, 14 गुणा 11 लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो यहां से देखो 14 कैंसिल करेंगे, 11 या 33 यहां लिख दें, प्लस में यहां से देखो 11 दूनी 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 5 35 लिख दें, तो ऊपर आपको 5 और 3 8 और 3 3 6 68/14 गुणे 11, ठीक है। 2 से और डिवाइड करोगे 7 बार, 2 से डिवाइड यहां कर दो, 2 3 6 2 4 8, तो यहां से देखो 34/77 ये आपकी प्रयाक्ता हो जाएगी। काहे की लाल गेंद आने की प्रयाक्ता है, ठीक है, लाल कोई एक गेंद निकाली गई और वो लाल गेंद हो तो उसकी क्या प्रयाक्ता है, ये आपको 34/77 लिखनी है। लेकिन पूछा क्या गया है बच्चों, ध्यान से समझना है, पूछा आपसे ये गया है कि लाल गेंद तो है, पक्की बात है, लेकिन लाल गेंद थैला नंबर 1 से निकाली गई है, इसकी प्रयाक्ता बताइए। अब आपको देखो हमें वापस लौट के पूछा गया है कि ये लाल गेंद आई वो थैला नंबर 2 से आई है, इसकी क्या प्रयाक्ता है कि इस घटना की प्रयाक्ता पूछी गई है, ये इसको कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इसीलिए देखो इसका दूसरा नाम भी है, याद रखिए, बेज थ्योरम का दूसरा नाम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी है। उस घटना की प्रोबेबिलिटी याद करनी है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, मतलब ये लाल गेंद आई है, उस घटना की क्या प्रयाक्ता है, तो वो घटना है E2। इस E2 की प्रयाक्ता हमें ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ज्ञात करना है, PE2/A हमें ज्ञात करना है। तो PE2/A बराबर देखो क्या करना है, आपको ध्यान से समझो। अभी हमने आपको प्रोबेबिलिटी की जो ये आपको बेज थ्योरम बताया, उसमें क्या बताया, या फिर एक काम करो PE2/A बराबर कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान दें, क्या करना है, ये गुणे ये है ना, ये गुणे ये, और फिर बटे में वही करना है जो संपूर्ण प्रयाक्ता का प्रमेय जो नीचे लिखा जाता है, बिल्कुल वही लिखना है, ठीक है।
और अगर इस बैग से निकाली गई गेंद इस बैग से होती, अगर ये कहा जाता कि प्रयक्ता ज्ञात करिए कि थैला नंबर 1 से वो गेंद निकाली गई है, तो अगर यहां से गेंद निकाली गई होती तो उसको हम लिखते ये गुणे ये ऊपर लिखते और बटे में नीचे संपूर्ण प्रयक्ता का प्रमेय। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए बराबर आपको यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 और डिवाइडेड बाय यहां पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 और प्लस PE2 और यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 लिखना है। ठीक है, बस यहां पर आप गुणा कर लें, ऊपर वाली संख्या तो आपको यहां पर देखो PE2 क्या है, देखो PE2 की वैल्यू 1/2 लिखनी है इनटू में PA बाई E2, PA बाई E2 की वैल्यू 5/11 लिखना है, 5/11 और बटे में नीचे क्या लिखना है, देखो नीचे वाला का रिजल्ट हमने पहले निकाल रखा है, हालांकि यहां समझाने के लिए निकाला हमने। आपको परीक्षा में अगर यही प्रश्न आता है तो आप सीधा सीधा इसको यहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे इसकी, है ना, यही तो वैल्यू है, देखो ये पूरी टोटल मिला के, है ना। तो बस ये वैल्यू आपको यहां पर हम सीधी लिख के दिखा देते हैं 34/77। ठीक है, तो ऊपर आपके पास देखो 5, इसको ऐसे कर सकते हो 11 7 77 7 बार काटें, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 पंचे 35 हो जाएगा और नीचे 34 में 2 का गुणा यहां 68 लिख सकते हो, 35/68 इसका देखो आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 35/68। क्लियर बात है। तो थैला नंबर सेकंड से निकाली गई गेंद लाल कलर की है, वो थैला नंबर सेकंड से गेंद निकाली गई है, इसकी प्रयक्ता कितनी है 35/68 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लें इसको, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासा उछालता है और यह बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रयक्ता ज्ञात करिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। देखो ध्यान से समझो, यहां भी आपको पहले देखो एक काम करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, यहां लिख ले माना घटना कोई ए है, माना घटना ए है। एक घटना वो घटना है जिसमें यह बताया गया है, पांसे को उछालने के बाद यह बताया गया है कि 6 आएगा, तो ये लिख देते हैं माना घटना ए पांसे को उछालने के बाद, पांसे को उछाल कर ऐसे लिखते हैं ना, पांसे को उछाल कर यह बताता है कि आने वाली संख्या 6 है। ठीक, 6 है, ये हमें बताता है कि पांसे को उछालने पर यह बताता है कि आने वाली संख्या 6 है, ये कोई घटना ए है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी घटना, यहां पर एक घटना मान लेते हैं E1 है, एक घटना E2 है। E1 घटना क्या है, E1 घटना क्या है, E1 घटना ये है, देखो इसने तो ये बताया कि 6 आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हैं, है ना, कोई वो परमेश्वर तो है नहीं कि जो बताएगा वही होगा। तो व्यक्ति ये कहता है भाई, इसमें यहां पर ये तो ये होता है कि 100% सही बोलता है, तो सही 100% तो बोलता नहीं, 4 में से 3 बार सही बोलता है वो, है ना, तो कुछ ना कुछ वो गलत भी बोलता है इसका मतलब। तो पांसे को देखो जब उछाला जाता है तो वो ये बताता है कि वास्तव में ये इस पर 6 आए, और यदि वास्तव में 6 आए तो उसकी क्या प्रयक्ता है, ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो मान लिया कि घटना कोई ए है जिसमें कि उछालकर ये बताता है कि आने वाली संख्या 6 है। एक दूसरी घटना कोई E1 है और वो E1 ये है कि आने वाली संख्या 6 है, आने वाली संख्या कितनी है 6 है, ये घटना है E1। और अगर ये घटना E1 है तो भाई इसकी प्रयक्ता कितनी होगी, PE1 बराबर कितना होगा 1/6 होगा। 6 अंक एक ही तो होता है, कुल 1 2 3 4 5 6 परिणाम होंगे, तो PE1 बराबर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और E2 देखो क्या है, E2 एक दूसरी घटना है 6 ना आने की। ठीक है, आने वाला अंक 6 ना हो, मतलब कुल मिला के 6 ना आने की प्रयक्ता,
6 ना आने की घटना, 6 ना आने की घटना, 6 ना आने की घटना, ये E2 है। इसकी प्रयाक्ता क्या होगी, PE2 बराबर क्या होगा, इसको आप देखो ध्यान दें। 6 आने की प्रयाक्ता 1/6 है, तो 6 ना आने की प्रयाक्ता 1 - 1/6 लिख दें, 5/6 हो जाएगी। ठीक है ना। अब बता दो भाई, देखो ध्यान से समझो। अब एक हम डायग्राम देखो यहां बनाएंगे, देखो समझो। एक घटना E1 है, एक घटना E2 है, एक घटना E1 है, एक घटना E2 है। और ये इस प्रकार से देखो हर एक में यही फिगर बनाना है, इसी का हर जगह रूल है। देखो ध्यान दें। अब ये आपको क्या करना है, E1 और ये घटना E2, यहां पर हम यहां लिख देते हैं घटना A। ठीक है, ये घटना A है जो ये बताता है कि 5 पर आने वाली संख्या 6 है। और वास्तव में अगर 6 है तो उसकी क्या प्रयाक्ता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ध्यान से समझो। यहां पर अगर E1 घटना की बात करें तो E1 घटना की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर 1/6 लिखना है। यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से आ जाओ। सत्य बोलता है 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो देखो ध्यान दें। सत्य बोलता है, ध्यान से समझो, सत्य बोलता है और ये घटना E1, तो आपको लिखना है PA/E1, ये बराबर कितना है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो आपको लिखना है 3/4। सत्य बोलता है 3/4। और सत्य ना बोलने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी, सत्य बोलने की प्रयाक्ता तो 3/4 है, लेकिन सत्य ना बोलने की प्रयाक्ता अगर निकलवाई जाए तो आपको 1 में से घटाना है। तो यहां लिख दें PA/E2 बराबर ये हो जाएगा, आपको लिखना है 1/4 लिख लें, है ना। 3/4, 1 में से जब 3/4 घटाओगे तो 1/4 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जबकि एक घटना घटित हो चुकी हो, ठीक है, 6 संख्या आ चुकी हो और वो घटना E1 से निकालनी है, तो यहां पर आपको लिखना है E1/A की प्रयाक्ता बराबर क्या लिखना है, देखो वही आपको यहां पर अप्लाई करना है। ये लिखना है, ये इस पर अगर ऐसे लिखना चाहो, देखो ये गुणे ये, और बटे में लिखना है ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये, है ना, ऐसा लिखना है। तो आपको यहां लिखना है PE1 इंटू में A/E1 लिखना है, और फिर अपॉन में लिखना है PE1 इंटू में A/E1 लिखना है, और प्लस यहां पर PE2 इंटू में A/E2 लिखना है। ठीक, इतना देखो। ठीक है, इसको देखो यहां पर मान रख दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6 इंटू में 3/4, और बटे में यहां लिखोगे, देखो कितना, ये लिखोगे 1/6 इंटू 3/4, और प्लस करके यहां पर लिखना है 5/6 और इंटू में 1/4। इसको हल करोगे तो ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए 6 चौको 24 ऊपर और 24 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो 3 बचेगा, नीचे 3 प्लस 5, तो यहां से आपको 3/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है। वास्तव में वो अगर सही बोलता है तो वास्तव में संख्या 6 ही आती है, तो उसकी क्या प्रयाक्ता है, 3/8 उसकी प्रयाक्ता हो जाएगी। ठीक है। ये आपके पास देखो बहुत बार पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी नोट करें आप। ठीक है। इसके बाद देखो आगे, तो चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट। और इतनी ही इंपॉर्टेंट बात और भी हम आपसे करने वाले हैं कि आपका ये छोटा सा परिवार अब बहुत ही जल्दी 10K में पहुंचने वाला है। ठीक है। तो बच्चों हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको 10K में पहुंचा दें, बहुत जल्दी पहुंचा दें। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इनको पढ़ें। ठीक है। देखते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या है। एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से जाता है। ठीक है। एक कोई रोगी है, वो डॉक्टर से मिलने जाता है, किससे, देखो ट्रेन से, बस से, स्कूटर से या अन्य किसी वाहन से जाता है, तो उसके जिसके जाने की जिनकी प्रयाक्ताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5 दी गई हैं। फिर से एक बार समझें। एक रोगी डॉक्टर
से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है जिनकी प्रयोक्ताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5 हैं। यदि यह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो इसके देर से आने की प्रयोक्ताएं क्रमशः 1/4, 1/3, 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से अगर आता है तो उसको देर नहीं होती है। यदि यह देर से आता है तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रयोक्ता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो एकदम बात एकदम फिट है कि अगर वो देर से आता है, वो देर से तो आता ही है, लेकिन अगर वो देर से आता है तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रयोक्ता है। पीछे वाली बात हो गई ना, रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई। देखो ध्यान से समझो, डॉक्टर से मिलने ट्रेन से आता है तो उसकी प्रयोक्ता कितनी है, 3/10 है। बस से आता है उसकी प्रयोक्ता 1/5 है। स्कूटर से आता है तो उसकी प्रयोक्ता 1/10 है, और किसी अन्य वाहन से आता है तो उसकी प्रयोक्ता है 2/5 है। ठीक है, तो यहां पर हम इस प्रकार लिख देते हैं, माना, इनको एक साथ में लिख लेते हैं, माना ट्रेन कोमा बस कोमा स्कूटर या अन्य वाहन से आने की घटनाएं क्रमशः, मान लेते हैं ये E1 घटना मान लें, E2 मान लें, ये E3 मान लें, और ये आपकी चौथी घटना को E4 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ट्रेन से आता है तो उसकी घटना को हम E1 से लिख लें, बस से आने की घटना को E2 से लिख लें, स्कूटर से आने की घटना को E3 से लिख लें, किसी अन्य वाहन से आता है तो उसकी घटना को हम E4 से लिख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो उनकी प्रयोक्ताएं कैसे लिखोगे। E1 की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर आपको 3/10 लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर ये इसको लिखना है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 घटना के घटने की जो प्रयोक्ता है वो आपकी 1/10 दी गई है, जबकि किसी अन्य वाहन से अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर दी गई है कितनी, 2/5 दी गई। ठीक है, ट्रेन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10 है। बस से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। स्कूटर से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और इसी प्रकार अन्य वाहन किसी से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। इसके बाद देखो और आगे लिखा है, यदि वह ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से आता है तो उसके देर से आने की प्रयोक्ता यहां पर देखो दी गई है। मान लेते हैं कि देर से आने की प्रयोक्ता E है। माना देर से आने की घटना, प्रयोक्ता बाद में बात है ना, माना देर से आने की घटना E है। ठीक है, तो देखो हमसे यहां पर देखो हम बिल्कुल वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम। देखो ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि यहां पर एक घटना ये है E1, ये एक घटना E2 है, यहां पर एक घटना यहां से बना देते हैं E3 यहां लिख दें, यहां E4 घटना लिख दें। 4 घटनाएं हैं। देखो अब तक आपने 2 सवाल पढ़े हैं ना, उनमें 2-2 घटनाएं थी, यहां पर 4 घटनाएं है ना। ये E1 घटना, E2 घटना, E3 घटना, E4 घटना। और देखो क्या है, इनसे हुआ क्या, देखो ध्यान से समझना है कि देर से, यहां क्या लिखा है, यदि वह देर से आता है तो उसकी ट्रेन से आने की क्या प्रयोक्ता है, देर से आता है। देखो ये तो बात कंफर्म है कि वो देर से आता है ना, ये देर से आता है। देखो ध्यान से समझो भाई, ठीक, देर से आने की घटना क्या है, देर से आने की घटना को हमने ई से डिनोट कर लिया, इसको ई लिखना है। ठीक है, ये देखो ध्यान से समझो कि अगर हम घटना PE1 यहां ऐसे लिख लें, PE1 बराबर हमें कितना दिया गया, चलो ऊपर यहां लिख लेते हैं, PE1 बराबर हमें दिया गया है कितना, 3/10 दिया गया है। देखो 3/10 यहां लिख लें। ठीक है, और यहां पर भी PE2 लिख दें, PE2 ये हमें दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है PE2 बराबर में 1/5 लिखोगे। फिर यहां से PE3 लिखें और इसको ये दिया गया है कितना, देखो ध्यान दें, ये 1/10 दिया गया है। और PE4 बराबर हमें दिया गया है ये 2/5 दिया गया है। ठीक है, ये आने की प्रयोक्ता हो गई है ना, क्योंकि
ट्रेन से आने की घटना E1 है, उसकी प्रायिकता 3/10 दी गई है ना। और बस से आने की घटना ये हमने E2 मानी है, उसके आने की प्रायिकता 1/5 दी गई है, तो PE2 बराबर 1/5 दिया है, इसी प्रकार ये। और ठीक है, अच्छा अब बात समझो, देर से आने की घटना E है, तो देर से आए और काय से आए, ट्रेन से आए। देखो ध्यान दे, तो ये ट्रेन से आए और देर से आए, तो देर से आने की प्रायिकता प्रश्न में देखो कितनी दी गई है, ट्रेन से देर से आता है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। क्लियर बात। इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर वो दूसरे नंबर पे बस से आता है, तो बस से अगर आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/3 दी गई है। तो यहां पर देखो आपको लिखना है देर से आता है, लेकिन काय से, बस से आता है, E2 यहां घटना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी दी गई है, ये दी गई है 1/3 दी गई है। तो यहां पर आपको 1/3 लिखना है। ठीक, इस पर आप विशेष ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ये 1/3 है। इसके बाद देखो ये तीसरे नंबर पे स्कूटर से आता है, तो स्कूटर से देर से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/12 दी गई है। तो आपको यहां लिखना है PE/E3 लिख दें, और इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर यहां पर दी गई है कितनी, 1/12 दी गई है। जबकि यहां से देखो इस पर लिखना है PE/E4 लिख दें, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0, क्योंकि यहां पर लिखा है परंतु किसी अन्य वाहन से आता है तो देर से उसको देर होती नहीं है, मतलब देर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। किसी अन्य वाहन से अगर आएगा तो देर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, मतलब उसको देर नहीं हो रही है। तो अब आपसे देखो प्रश्न क्या कहता है कि यदि वो देर से आया है तो ट्रेन से अगर वो देखो तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रायिकता है। तो ट्रेन ये देखो, ट्रेन से आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। प्रश्न आपसे कहता है कि यदि वह देर से आया, पूरी बात यहां लिख लिया करो, यदि वह देर से आया तो उसके देर से, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, यही तो प्रश्न है। तो ट्रेन से आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखना है आपको, देखो हमने जैसा कि बताया कि बेज थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, तो आपको यहां लिखना है PE1, क्या लिखना है, PE1 इंटू PE/E1, क्या लिखना है, इसको देखो यहां P है ना, ये PE/E1 और बटे में क्या लिखना है, ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये। ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता का जो आपका प्रमेय है उसको नीचे लिखा जाता है। तो PE1 इंटू में E/E1 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाओ, और यहां भी बिल्कुल वही लिखना है PE2, और यहां बटे में लिख दें PE/E2, E/E2 लिखोगे, और प्लस यहां देखो अगर ये सब कुछ ना लिख पाओ, चलो लिख तो जरूरी है, खैर लिखना तो जरूरी है, और प्लस में यहां लिख दें PE3 इंटू में PE/E3 है ना, PE3, और प्लस में यहां लिख दें PE4 इंटू में PE/E4। ठीक है, ये इतना पूरा इस पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू सब भर दो, बिल्कुल एकदम आसान काम हो जाएगा। 3/10 लिखना है, 3/10 लिखो, प्लस 1/4 लिख दो, और नीचे आपको ये सारे लिखने हैं। ठीक है, यहां पर पूरा लिखना है 3/10, क्या लिखना है, 3/10 गुणे में 1/4, प्लस यहां देखिए इसको लिखना है 1/5 इंटू में 1/3 लिखना है, प्लस 1/10 गुणा में यहां लिखना है 1/12, प्लस यहां से देखो 2/5, यहां लिख दें 2/5, और गुणे में इसको 0 लिख दें। ठीक है, इतनी बात क्लियर, बस इसको हल कर लें, सीधा आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 3 एकम 3/40, ये ऊपर हो जाएगा 3/40, नीचे देखो ध्यान दें
3 एकम 3, 3/40 लिखो, प्लस का निशान 1/5 दिया 15, प्लस में 1/12 का 10 गुणा 120, प्लस में यहाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आगे यहीं सॉल्व कर देते हैं। बराबर में 3/40 और ये बटे में नीचे जो लिखा है इसको सॉल्व कर लें। कितना एलसीएम आएगा, देखो 120 एलसीएम लें और एलसीएम 120 के बाद 4 तिया 12, 3 3 त्रिका 9 यहां लिख दें और प्लस यहां से देखिए 15 × 120 8 बार जाएगा तो यहां 8 लिखोगे, प्लस यहां पर 1 लिखना है। ठीक है, 9 10 18। तो चलो इसको पहले यहां से 0 कैंसिल करोगे, 4 तिया 12, 3 कैंसिल करोगे, 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 त्रिका 9 और बटे में नीचे आपको देखो कितना 18 है ना, 18 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। कितना लिखना है, 1/2। ठीक है, यदि वह देर से आता है तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रायिकता है। तो यदि वह देर से आता है, मतलब देर से आता है लेकिन कहां, ट्रेन से आने की क्या प्रायिकता है। तो P(E1/E) की वैल्यू हमसे पूछी गई है। P(E1/E) यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, P(E1/E) लिखना है। ठीक है, P(E1/E) की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर बात इतनी। ठीक है, इसको नोट कर लें, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए अगला प्रश्न लिखा है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। ठीक है, दुर्घटना की प्रायिकताएं क्रमशः इनकी दी गई हैं 0.01, 0.03, 0.15 इनकी प्रायिकताएं, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं दी गई हैं। बीमाकृत व्यक्तियों अर्थात चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। देखो फिर से लौट के आया, प्रश्न कहता है कि बीमाकृत व्यक्तियों अर्थात चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो एक घटना देखो घटित हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उस दुर्घटनाग्रस्त किसके कारण हुई, उसका देखो कारण का पता चलाओ। तो वो किसके साथ दुर्घटना हुई है, स्कूटर चालक के साथ दुर्घटना हुई है, उसकी क्या प्रायिकता है, आपसे ये पूछा गया है। देखो बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीका से इसको भी उसी प्रकार से देखो, ध्यान दें, पहले तो आप चित्र बाद में बनाएं, पहले तो आप पूरी बात समझें। यहां पर बीमा कंपनी ने किन किन व्यक्तियों का बीमा किया, यहां पर स्कूटर चालक, स्कूटर चालक जो हैं वो 2000 हैं और ये आपके जो कार चालक हैं वो 4000 हैं। कार चालक बराबर यहां लिख दें 4000 हैं। और इसके बाद जो ट्रक चालक हैं जिनका बीमा किया गया है, ट्रक चालकों का, ट्रक चालक वो आपके कितने हैं, 6000 हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुल चालक कितने हो गए, कुल चालक बराबर हो गए, आपको जहां जोड़ना है 2000 प्लस 6000, सॉरी 4000 है ना, 4000 और प्लस में यहां पर 6000। ठीक है, तो 6 4 12, 6 4 10 2 12, 12000 कुल ड्राइवर लोग हैं जिनके बीमा किए गए हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इनका बीमा होने की क्या प्रायिकता है, स्कूटर चालक वाले के बीमा होने की क्या प्रायिकता है। स्कूटर चालक, मान लेते हैं कि ये घटना E1 है, जिस स्कूटर चालक होने की घटना E1 मान लेते हैं। तो स्कूटर चालक E1, स्कूटर चालक उसकी घटना को हमने E1 मान लिया है और E1 होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, स्कूटर चालक के बीमा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो आपको यहां लिखना है 2000, क्या लिखना है, 2000 बटे में 12000 लिखना है, बराबर में यहां देखो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1/6 लिख सकते हो। ठीक है, स्कूटर चालक के बीमित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। अब देखो इसके बाद कार चालक के बीमित होने की प्रायिकता को यहां पर लिख लेते हैं, कार चालक के बीमित होने की प्रायिकता, यहां पर इसको E2 से इस घटना को E2 लिख लें तो यहां पर E2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आपको लिखना है 4000, ये कार चालक हैं और टोटल आपके जो चालक हैं वो कितने हैं, 12000 हैं। तो 12000 से डिवाइड करोगे तो यहां से देखो 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कार के बाद अब बात करते हैं ट्रक चालक।
है ना, ट्रक चालक के बीमित होने की प्रयिकता कितनी हो जाएगी? ट्रक चालक, ये घटना कोई E3 मान ली और इसके E3 की जो E3 घटना है उसकी प्रयिकता कितनी हो जाएगी? तो आपको लिखना है 6000 बटे में 12000 और बराबर में आपको लिखना है 1/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर एक बना देते हैं, ये आपकी कोई घटना E है, E1 मान लें, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, ये घटना है E1 और ये E1, चलो यहां लिख देते हैं E1। ठीक है, ये घटना है E2, यहां E2 लिख लें और यहां लिख लें E3। ठीक है, और इनमें से क्या हुआ, एक व्यक्ति कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटना होने की जो घटना है उसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, दुर्घटना होने की घटना है, ये ई, हमने ई से इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि ई पी ई वन बराबर तो हमने निकाल रखा है, पी ई वन बराबर यहां से लिख सकते हो 1/6, यहां पी ई टू बराबर हमने निकाला है 1/3 और यहां से पी ई थ्री है ना, पी ई थ्री ये हमने निकाला है 1/2 निकाला है। ठीक है, अब देखो समझो, दुर्घटना होने की प्रयिकताएं आपको यहां पर दी गई हैं, कितनी? 0.01, 0.03, 0.15 हमें दी गई हैं। देखो ध्यान दें, दुर्घटना हो गई, लेकिन ये दुर्घटना हुई है, ये कौन से पहले है? स्कूटर चालक, है ना, स्कूटर चालक, ये E1, तो इसकी प्रयिकता यहां पर हमें प्रश्न में दी गई है कितनी? देखो 0.01, स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रयिकता 0.01 दी गई है ना, 0.01 दी गई है। और इसी के बाद देखो यहां से ये दूसरे नंबर पर कौन से हैं? दूसरे नंबर पर कार चालक हैं। यहां पर कार चालक के लिए हमें इस पर ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E2, ये हमें दिया गया है कितना? देखो 0.03 दिया गया है और यहां पर हमें लिखना है PE और by E3, इस प्रकार से लिख लें, और ये हमें दिया गया है 0.15। ठीक है, बस अब हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रयिकता क्या होगी। मतलब एक चालक की दुर्घटना तो हुई है, पक्की बात है, दुर्घटना तो हुई है, लेकिन वो कहां से हुई है? स्कूटर चालक की दुर्घटना हुई है। तो आपसे पूछा है स्कूटर चालक की दुर्घटना हुई है। ठीक है, ये E1 की घटना की प्रयिकता हमें ज्ञात करनी है, जबकि दुर्घटना हुई है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो करना बिल्कुल वही है, क्या करना है? ये गुणे ये लिखना है ना, तो आपको लिखना है PE1 इंटू में PE बाई E1 लिखना है। ठीक है, और फिर बटे में नीचे PA मतलब संपूर्ण प्रयिकता का जो सूत्र होता है उसको लिखना होता है, PE1 इंटू में PE बाई E1 लिखना है और प्लस का निशान लगाओ। फिर देखो यहां पर PE2 लिख दें, PE2 और इंटू में PE बाई E2 यहां लिख दें और प्लस यहां से अंत में ये घटना जो है इसको भी आपको लिखना है PE3 और इंटू में PE बाई E3। ठीक, ये आपको लिखना है, बस इसमें मान रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहां देखिए आपको लिखना है 1/6 इंटू में 0.01 लिखना है। ठीक है, फिर नीचे डिवाइड और ये आपको लिखना है 1/6 इंटू में 0.01 लिखना है, फिर प्लस 1/3 इंटू में 0.03 लिखना है, प्लस 1/2 इंटू में 0.15 लिखना है। ठीक, क्लियर? बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे से अगर आप देखें तो 1/6, 1/3 और 1/2 का एलसीएम 6 आएगा, है ना, 6/6 ना, तो 6 एलसीएम आएगा, ऊपर से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर एक लाइन हम स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट लिख दें, 0.01 ऊपर बचेगा और नीचे हमारे पास यहां पर 0.01 लिख सकते हैं, प्लस यहां से हमें बचेगा कितना? 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 या 6 मानी यहां 0.06 मिल जाएगा,
प्लस यहां से देखो 3 3 पंचे 15 मानी 45 है ना, 15 या 45 यहां लिख दें 0.45, ठीक। और इसको कैलकुलेट करने के बाद ऊपर देखिए हमारे पास से 0.01 और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान दें, ये हो जाएगा 45 ये है ना, तो इसको इससे पहले जोड़ देंगे 0.6 हो जाएगा, 6 और 1 7 है ना, तो यहां से हमें मिल जाएगा 7, तो ये हो जाएगा। और 7 में 45 जोड़ेंगे, 45 यहां पर देखो ऐसे लिख देते हैं 0.45 और यहां पर 0.07, 7 5 12 और ये आपके पास हो जाएगा 5 52 है ना, तो आपको यहां लिखना है 0.52 लिखना है। ऊपर देखें 2 अंक हैं, नीचे भी 2 अंक हैं दशमलव के, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/52 इसकी देखो प्रायिकता मिल जाएगी, ठीक है। स्कूटर चालक है तो उसकी स्कूटर चालक होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो सारे प्रश्न देखो ऐसे ही आप अगर आप फिगर बना के लगाएंगे तो मेरे ख्याल से गलती होने का कोई चांस नहीं है, एकदम बड़े आराम से इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं, ठीक है, इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं। चलो आगे देखो प्रश्न कुछ। तो बच्चों अब ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं जो कि देखो ध्यान दें, पहला प्रश्न लिखा है ना, पहला प्रश्न इसमें यहां लिखा है निकाली गई गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है। देखो यहां पर रिवर्स नहीं किया गया है, तो यहां पर ये प्रश्न आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो प्रश्न है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है, जबकि ये नीचे वाला प्रश्न है ये आपका बेज थ्योरम का प्रश्न है, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप रीड करिएगा और मजे से इनको पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाय द वे अगर कोई ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि इससे मिलता जुलता भी हो सकता है, तो उम्मीद है कि अगर आपने इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया तो मेरे ख्याल से बेज थ्योरम से और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से फिर कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इससे पहले वाला जो हमने वीडियो कंप्लीट किया है वो तो शायद आपने अब तक देख लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो आई बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको भी प्रेस करके उसको भी जरूर देख लें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि पूरे आपके प्रश्न पत्र में केवल 2 ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ 1-2 नंबर का होता है, ठीक है, 1-2 नंबर का होता है, कभी कभी तो 8 नंबर का भी ये प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करोगे तो उम्मीद है कि 10 नंबर आप हासिल कर सकोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।